गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ट्यूटोरियल का टॉपिक है मनी मार्केट, भारत में मुद्रा बाजार। वित्तीय बाजार दो तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम बांटें तो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है मुद्रा बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। साधारण अर्थ में शॉर्ट टर्म जो हम लेन देन करते हैं मुद्रा से संबंधित, उसको मुद्रा बाजार में बांटा जाता है। और जब हम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसको पूंजी बाजार के अंदर देखा जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आज हम मनी मार्केट का अध्ययन करेंगे। अब मनी मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, मनी और मार्केट। अब यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मनी से आशय आपका कैश से है और ना ही यह मार्केट शब्द से आशय किसी स्थान से है। साधारण रूप से हम बाजार को किसी एक विशेष स्थान को लेते हैं। यह मनी शब्द का अर्थ हम कैश के जो इक्विवेलेंट होती हैं उन चीज़ों से लेंगे, और मार्केट का आशय हम जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनको हम क्या मानते हैं, मनी मार्केट मानते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझें कि मनी मार्केट सिर्फ कैश का एक मार्केट नहीं होता है, यानी नॉट ओनली फॉर कैश। और बाजार सिर्फ किसके लिए नहीं है, एक स्थान के लिए ना होकर एक इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो होता है उसके लिए ये होता है। अब हम सबसे पहले इसकी मुद्रा बाजार की अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं। तो जो मनी मार्केट आपका है वो एक ऐसा बाजार है जहाँ पर क्या है कि मुद्रा के क्रेता या विक्रेता क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। क्योंकि साधारण रूप से बाजार में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं और वो लेन देन करते हैं। तो मुद्रा बाजार में कौन मौजूद होगा, मुद्रा के क्रेता या विक्रेता। इसके बारे में एक आरबीआई ने परिभाषा दी है, उसको मैं आपको एज इट इज कोट करता हूँ कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। यह उधार कर जो करता होते हैं उनको पर्याप्त नकदी प्रदान करता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्तियों तथा वित्तीय व अन्य संस्थाओं की निवेश योग्य जो शेष पूंजी होती है उन व्यक्तियों को तथा संस्थागत उधारकर्ता व सरकार बोली लगाकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये मुद्रा बाजार के बारे में आरबीआई ने परिभाषा दी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आपका नगद का न होकर विनिमय भी पत्र हो गए, जैसे प्रतिज्ञा पत्र हो गए, ट्रेजरी बिल हो गई, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, यानी इन चीज़ों का कारोबार जहाँ किया जाता है, यानी अल्पकालीन बिलों का या समीप मुद्रा का नियर मनी कह सकते हैं, जो कैश ना होकर कैश में कन्वर्ट कभी भी की जा सकती है, उसको नियर मनी कहा जाता है। तो इन चीज़ों का लेन देन जहाँ किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, आपका मुद्रा बाजार बोला जाता है। यानी यहाँ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं कि फाइनेंशियल जो है आपकी एसेट्स विद लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी, यानी जो 1 साल से कम की हो। ये आपको शुरू में बताएगी। अल्पकालीन जो वित्तीय जो आपकी संपत्ति है उसका लेन देन किया जाता है कहाँ पे, मनी मार्केट के अंदर, यानी लेस देन 1 ईयर। और इससे अधिक होंगी तो वो किसके अंदर आएंगे, आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर। दूसरी बात इसकी क्या है समझने वाली कि इट इज़ नॉट डीलिंग विथ कैश और मनी, यानी मनी मार्केट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैश का लेन देन करेगा, बट सिंपली प्रोवाइड्स ए मार्केट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी एक तरह से ये साख के लिए क्या करता है, हमें एक स्थान उपलब्ध करवाता है जहां हम क्या करते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। और कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें करवाता है जिसको क्या होते हैं, वो मनी के कैश के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, यानी उनका सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स अभी आपको बताएं। तो ये होता है आपका मनी मार्केट। ये आपको बताया कि मनी से अर्थ क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल या फिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट ओनली फॉर कैश। और मार्केट है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मुद्रा बाजार है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको पहला दे रखा है कि जो है कॉल मनी हो गया, आपका नियर मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया। दूसरा आपका दे रखा है इंटरबैंक टर्म मनी हो गया, जो कि 14 दिन के लिए या 3 महीने तक हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फिर आपका आता है ट्रेजरी बिल, जो कि गवर्नमेंट जारी करती है अपनी उधार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
यानी जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है अल्पकालीन, तो वो एक बिल जारी करती है, किसके लिए? जनता के लिए, जिसपे एक निश्चित इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग रेट होती है। ये क्या होते हैं, 14 दिन से लेकर 364 दिन तक के हो सकते हैं, यानी 1 साल तक के हो सकते हैं। और लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स आपका है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे आप शॉर्ट टाइम के लिए आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैश ना होकर कैश के रूप में काम आते हैं। तो इन सब का जो व्यापार किया जाता है वो क्या होता है, आपका मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में यूज होता है। इसी के साथ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो रहा है आपके कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं। नेक्स्ट आप उधर का कमर्शियल पेपर और ट्रेड बिल। कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो एक तरह से आप समझिए कि ये कमर्शियल पेपर और कमर्शियल डिपॉजिट, सीपी और सीडी, कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं अपनी कैश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जबकि कमर्शियल डिपॉजिट बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि कमर्शियल बिल जो है इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्टेड बाई कमर्शियल बैंक्स, जारी कौन करते हैं, ये कमर्शियल बैंक जारी करेगा, उसके द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और कमर्शियल पेपर ये प्राइवेट या कमर्शियल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए जाते हैं अपनी मनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी तरह से आपका ट्रेड बिल होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी इनके द्वारा जो मनी मार्केट है वो कार्य करता है और मुद्रा की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, यानी मुद्रा बाजार के कार्य क्या है। इसमें पहला जैसे आपको दिया गया है कि प्रोवाइड फंड्स, यानी ये क्या करता है, फंड्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अभी आपको बताया कि कैश के इक्विवेलेंट जो चीज़ें होती है वो मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाता है, जिससे साथ की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये साधारण व्यक्तियों के लिए या जिसको आवश्यकता है उसके लिए क्या करेगा, फंड्स प्रोवाइड करवाता है। यानी एक तरह से ये ऋणी या ऋणदाता के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। यानी एक व्यक्ति जो होता है जो ब्याज पे देना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को कैश की आवश्यकता होती है, कैश इक्विवेलेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो एक दूसरे की बिल क्या लिखकर उनकी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो ये क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करवाता है। दूसरा आपको बताया गया है इसमें यूज ऑफ सरप्लस फंड, यानी बाजार के अंदर एक्सेस पैसा पड़ा है तो उसको ये क्या करता है, यूज करता है। जितना सरप्लस है, जिसको आवश्यकता है उसको उपलब्ध करवा देगा, जिसके पास एक्सेस पड़ा है उससे दिलवा देगा। यानी एक तरह से ये क्या करता है कि मौद्रिक नीति जो होता है उसके कार्यान्वयन में क्या करता है, मदद करता है। यानी जितनी मुद्रा है उसको जहाँ सरप्लस है वहाँ से जहाँ आवश्यकता है वहाँ यूटिलाइज करवाने में मदद करता है। तीसरा आपका इसका देर का है कि इसका कार्य हेल्प गवर्नमेंट, तो ये क्या करता है, सरकार की मदद करता है। सरकार की सहायता कैसे करेगा, जैसे मुद्रा बाजार सरकार को आवश्यक अल्पकालीन वित्त प्रदान करेगा, जैसे कि आपको ट्रेजरी बिल बताया था। प्राय मोस्टली देशों के अंदर क्या करते हैं कि ट्रेजरी बिल जारी करके अपनी जो अल्पकालीन कैश की आवश्यकताएं होती है, कैश इक्विवेलेंट की आवश्यकताएं होती है गवर्नमेंट की, वो उसे पूरी करती है। और ये ट्रेजरी बिल कहाँ से जारी होंगे, कहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, मनी मार्केट के अंदर। तो ये क्या करता है, सरकार की अल्पकालीन आवश्यकताओं की, वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट आपका इसका जो कार्य है वो है हेल्प मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में सहायता करता है। यानी मुद्रा बाजार देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो क्या करेगा, मौद्रिक नीति जारी करेगा। अब मौद्रिक नीति जारी की जाएगी तो सफल क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह होगा, मनी मार्केट। जितना मनी मार्केट स्ट्रांग होगा उतनी ही मौद्रिक नीति कुशलता से कार्य करेगी। यदि मुद्रा बाजार के जैसे विभिन्न अंग हैं उनमें सहयोग और सामंजस्य का अभाव होगा तो मौद्रिक नीति भी क्या होगी, आपकी सफलता से संचालित नहीं हो पाएगी। यानी एक मॉनेटरी पॉलिसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेबल और एक अच्छा मनी मार्केट आवश्यक हो जाता है। अगला कार्य इसका है वो है हेल्प इन फाइनेंशियल मोबिलिटी, यानी ये क्या करता है कि जो आपकी वित्तीय जो लेन देन है उनमें क्या करता है, ये आपको मोबिलिटी प्रदान करता है। जितना मनी मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी। अल्पकालीन जो आपकी शॉर्ट टर्म आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह है उनका क्या होगा, विनियोजन अच्छी तरीके से होगा, उद्योगों को वित्त की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। तो इस तरह से फाइनेंशियल मोबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर प्रमोट्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। तो मनी मार्केट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें कैश में लेन देन ना किया जाकर कैश की इक्विवेलेंट किया जाएगा तो क्या होगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, कैश की तुलना में ज़्यादा सही रहेगा। प्लस ये क्या करता है, तरलता को बढ़ाता है।
यानी सिर्फ कैश में ही हम लेन देन करेंगे तो एक लिमिटेड लेन देन हो पाते हैं, जबकि हम कैश के इक्विवेलेंट से जब लेन देन करते हैं तो उतने ही पैसे के अंदर साख द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से वित्तीय जो तरलता है उसका समायोजन होता है और हमारे लिए ज़्यादा जो है मुद्रा की पूर्ति उपलब्ध हो पाती है। यानी एक तरह से ये मुद्रा की मांग और पूर्ति में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। और लास्ट इसका जो बताया गया इसमें आपको डायग्राम के अंदर इसका कार्य वो है नीड टू बोरो फ्रॉम बैंक्स। तो ये क्या करता है कि बैंकों से जो है वो उनसे हमें वो लेन देन करने उसमें भी क्या करता है, हमारी बोरोइंग्स में मदद करता है। यानी एक तरह से पूंजी निर्माण में भी ये सहायता करता है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। यानी मुद्रा बाजार में देश में क्या होता है, पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। तो ये थे इसके कार्य, मुद्रा बाजार के फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। अब हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, यानी मुद्रा बाजार की कमियां क्या क्या। इससे पहले हम एक बार इसकी विशेषताएं देख लेते हैं मुद्रा बाजार की, कि मुद्रा बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आपको बताया कि किससे संबंधित होता है, अल्पकालीन से। जो भारत के अंदर जो मुद्रा बाजार है उसकी विशेषताएं क्या है, तो आप साथ साथ में अपने नोटबुक में नोट कर लें कि इसमें क्या होती है कि एक तो द्विशासिता है, यानी एक तरह से सरकार का नियंत्रण है और दूसरे तरीके से आरबीआई के नियंत्रण में रहती है। तो जो आरबीआई के नियंत्रण में है वो तो क्या है, संगठित मार्केट है, और इसका कुछ जो भाग है वो असंगठित क्षेत्र के अंदर है, जैसे कि महाजन हो गए, साहूकार हो गए। तो भारत के अंदर जो मुद्रा बाजार है वो क्या है, आपका द्विशासित है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ब्याज दरों में भिन्नता है। हमारे जो मुद्रा बाजार है उसमें अलग अलग बैंकों ने अलग अलग रेट्स फाइनल कर रखी हैं। तो और संगठित और असंगठित भी क्या है, अलग अलग है। तो ब्याज दरों में क्या मिलता है, हमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरा, हमारा जो मुद्रा बाजार है वो अभी तक उतना विकसित नहीं हो पाया है। बिल बाजार का अभी तक हमारे यहाँ पे क्या है, अभाव है। हालांकि ठीक है, चाहे ड्राफ्ट्स वगैरह में लेन देन होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी बिल बाजार क्या है, उतना विस्तृत नहीं हो पाया है। और बिल बाजार अगर विस्तृत भी है तो वो साहूकार और महाजनों के आपस में बट्टा के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, बजाय कि एक गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करवाकर। फिर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, भारतीय मुद्रा बाजार की तो रिजर्व बैंक पर इसकी निर्भरता है। समाशोधन ग्रहों का अभाव है। समाशोधन ग्रह क्या होते हैं कि जहाँ पर इन चीज़ों की कटौती करके इन बिलों को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको समाशोधन ग्रह बोला जाता है। यानी जहाँ पर इनकी क्लियरिंग की जाती है, उन चीज़ों का अभी तक अभाव है। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार की क्या थी, कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी भारतीय मुद्रा बाजार है उसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो इसकी जो प्रमुख कमियां है वो बताया कि एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, सामंजस्य का क्या है, अभाव है। यानी संगठित और असंगठित आपको बताया कि ये दो भागों में बंटा हुआ है, तो इनमें आपस में क्या है, सामंजस्य नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं वो निजी क्षेत्र में है, कुछ सार्वजनिक में है। तो एक सभी के लिए एक यूनिवर्सल नियम नहीं बनाए गए हैं। इनकी नीतियों में और नियमों में क्या है, डिफरेंस है। तो इनमें क्या रहता है, इंटीग्रेशन का अभाव रहता है। पारस्परिक सहयोग और समन्वय का क्या रहता है, अभाव देखने को मिलता है। और एक दूसरे की ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब नियमों का सभी में सामंजस्य नहीं होगा और निजी या सार्वजनिक का आपस में कंपटीशन होगा, तो नेचुरल सी बात है उनमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। दूसरी जो इसकी ड्रॉबैक है वो है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको बताया कि भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होता है कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ पे सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया, संगठित हो गया, असंगठित, तो सभी की क्या है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। जबकि एक मुद्रा बाजार के विकास के लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट एक रहे। नेक्स्ट इसकी जो कमी है वो है अनसफिशिएंट फंड या रिसोर्सेज। यानी मुद्रा बाजार अभी तक उतना विकसित नहीं हो पाया। लोग आज भी क्या करते हैं, नगद में लेन देन ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरा, इनके पास फंड्स या फिर रिसोर्सेज का भी अभाव है। नेक्स्ट इसकी जो ड्रॉबैक है वो है शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इसके अंदर जो मुद्रा बाजार की जो उपकरण है उसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी ड्रॉबैक है वो है शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल बिल्स। यानी हमारे यहाँ पर अभी तक वाणिज्यिक बिल का, कमर्शियल बिलों का विकास नहीं हुआ है। आसानी से उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। एक जन सामान्य के व्यवहार में वो चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है। उसका एक कारण यह भी है कि अभी तक मुद्रा बाजार विकसित नहीं हो पाया है। मौद्रिक जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अभी तक हर एरिया तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम। हालांकि
पीछे वाले सालों में बैंकिंग सेक्टर ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज़ के अंदर बैंकिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि एक मौद्रिक बाजार के विकास के लिए आवश्यक है। तो एक ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम का अभी भी क्या देखने को मिलता है, हमें अभाव देखने को मिलता है। और लास्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो लेस नंबर ऑफ डीलर्स, यानी लेन देन करने वालों की संख्याएं क्या है, बहुत कम है। तो हमने देखा कि इसकी मुद्रा बाजार के जो ड्रॉबैक्स या दोष हैं उसके अंदर क्या है कि एक तो असंगठित मुद्रा बाजार बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको बताया था शुरुआत में कि साहूकार महाजन वगैरह बहुत हैं, आपसी समन्वय का अभाव है, ब्याज दरों में भिन्नता देखने को मिलती है, विकसित बिल बाजार अभी तक विकास नहीं कर पाया है, मुद्रा की या संसाधनों के रिसोर्सेज की कमी रहती है, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है, और जो डीलर्स हैं वो अभी इसमें करने वाले बहुत कम हैं। तो ये है मुद्रा बाजार की कमियाँ। अब हम बात करते हैं कि इसको दूर करने के लिए इनिशिएटिव्स क्या किए जा सकते हैं, या वर्तमान जो हमारा बाजार है उसके अंदर में क्या इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं भारतीय मुद्रा बाजार के अंदर। जो आधुनिक बातें हम करें भी, कितना सुधार किया है भारत ने मुद्रा बाजार के अंदर, तो उसमें क्या है कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पहला, यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या किया गया है, आरबीआई द्वारा सभी बैंकों के लिए छोड़ दिया गया है कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं मुद्रा बाजार की जो रेट है वो। इस पर किसी एक खुद आरबीआई का नियंत्रण ना होकर बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग अलग बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनको स्वतंत्र किया गया इसके लिए। दूसरी बात करें तो मनी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड्स का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसको एक मनी मार्केट के सहायक के रूप में देखा जाने लगा है। नेक्स्ट इसकी जो इनिशिएटिव अब भारतीय मुद्रा बाजार में लिया गया वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DHFI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, यानी जो क्लियरिंग हाउसेज हैं या समाशोधन जो गृह होते हैं उसकी स्थापना की गई है, जिससे मनी मार्केट के विकास में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। अगली जो इसकी विशेषता है वो है इनिशिएटिव की जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड्स यानी LAF की स्थापना की गई है, यानी जो तरलता, अल्पकालीन तरलता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी किसी के पास साधन या रिसोर्सेज या मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं और किसी को आवश्यकता है कितने टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए, वो ओवरनाइट हो सकती है, आपकी वीक के लिए हो सकती है, या महीने भर के लिए हो सकती है। कुछ बैंकिंग बड़े सेक्टर होते हैं उनको भी आपस में क्या होती है, वित्तीय चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपस में लेन देन करते हैं। तो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके अलग से इंटरेस्ट रेट पर वो क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। तो वो उनका समायोजन कैसे किया जाता है, LAF के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव आपका जो है वो ई ट्रांजेक्शन, यानी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ई ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो ये किसका रोल अदा कर रहा है, एक तरह से मॉनेटरी मार्केट के लिए एक इनिशिएटिव के रूप में है। अगला जो इनिशिएटिव हुआ है CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, और न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे आपके मुद्रा बाजार के इनिशिएटिव्स। अभी हमने जैसे बात की कि ये ड्रॉबैक्स हमारे पास हैं मनी मार्केट के, अब इनको दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, हमारे यहाँ पे असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल ओवर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। दूसरा, हमें बिल बाजार का जो हमारा, हम देख रहे थे कि बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल डेवलपमेंट करना चाहिए, किसका, बिल मार्केट का। स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमें बढ़ानी चाहिए, जो डिस्काउंट हाउस हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए, समाशोधन गृह जो हैं, इंक्रीजिंग क्लियरिंग हाउसेज, और जो ब्याज दरों में हमने देखा कि हमें भिन्नता देखने को मिलती है, उसमें क्या करनी चाहिए, हमें समानता या यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, किसके अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर। एक स्टैंडर्ड हुंडीज वगैरह या जो बिल्स हैं इनका परमापीकरण हमें करना चाहिए, ताकि लोगों का इस पर क्या बने, विश्वास बने। तो अगर ये सारी चीज़ें की जाए तो जो मनी मार्केट के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो ये था आपका मनी मार्केट। अब अगर हम देखें कि मनी मार्केट के अंदर हम किसको शामिल करेंगे, तो जो मनी मार्केट के अंदर है वो मुख्य रूप से भारत के अंदर आपको बताया कि दो तरीके से, एक संगठित और दूसरा असंगठित। यानी संगठित क्षेत्र के अंदर तो आपके जो आरबीआई और आरबीआई के जो सहायक बैंक्स या फिर रेगुलेशन के अंतर्गत जो स्थापित किए गए हैं उनको क्या माना जाएगा, संगठित क्षेत्र माना जाएगा। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक आपके हो गए, सहकारी बैंक हो गए, और अन्य संस्थाएं जो रेगुलेशन के थ्रू काम करती हैं। अब वाणिज्य कमर्शियल बैंक के अंदर भी आपकी दो चीज़ें आ जाती है,
एक आपका आता है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उसमें स्टेट बैंक आ जाता है। हालांकि पहले स्टेट बैंक का समूह भी था, लेकिन स्टेट बैंक के जो समूह थे उनको भी स्टेट बैंक में शामिल कर दिया गया। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेट बैंक हो गया और नेशनलाइज्ड बैंक आपके जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सारे किस्में आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्पेशली ग्रामीण एरिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहीं के लोगों के स्टाफ के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक, उसमें आपके अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक आ जाते हैं। अनुसूचित जो आरबीआई की अनुसूची है उसके अंदर लिस्टेड है उनको अनुसूचित बैंक बोला जाता है, और जो उसमें लिस्टेड नहीं है वो गैर अनुसूचित हैं। वर्तमान में तकरीबन सभी बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में ही आते हैं। अब बात आती है सहकारी संस्थाओं की। तो सहकारी संस्थाओं में क्या होता है, एक राज्य स्तर की होती है और एक राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं। भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन की पूर्ति के लिए होते हैं, जबकि जो सहकारी समितियां होती है वो अल्पकालीन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब बात आती है असंगठित क्षेत्र की। तो असंगठित क्षेत्र में आपका जो है वो है देसी बैंकर, साहूकार और महाजन, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य संस्थाएं हैं जो आपकी भारतीय मुद्रा बाजार के अंदर कार्य करती हैं। थैंक यू।